हेलो दोस्तों। मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हालांकि ये पुराने टॉपिक से कनेक्ट करता है, लेकिन इसमें हम एक एक चीज़ जो समझेंगे वो एक अलग चीज़ होगा और वो नई चीज़ें होंगी। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कृषि कानून से संबंधित ही कुछ एडिशनल चीज़ें। जैसा कि अभी हाल में ही हम सब लोगों ने सुना है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कृषि कानून अभी हाल में ही 3 कानून बनाए हैं। कुछ कानून में अमेंडमेंट है और कुछ नए कानून बनाए गए हैं। यानी कि 3 कृषि संबंधित कानून जो अभी पार्लियामेंट से पास किया गया है, उसको लेकर कई स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है, कुछ करने का मन बना रखी है। और इसको लेकर कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स भी आई है स्टेट गवर्नमेंट्स की कि उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स उनके एरिया को मतलब ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रही है। कहने का मतलब उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक एरिया है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर रूल कर रही है। वहां पे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून बना रही है जो स्टेट गवर्नमेंट्स का एरिया है। तो इसको लेकर कई स्टेट गवर्नमेंट्स इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये राइट्स है कि जो 3 कानून बनाए गए हैं कृषि संबंधित, उसमें वो अल्टर कर सके या उस कानून को अपने यहाँ लागू होने से रोक सके। तो इस चीज को लेकर हम आज डिस्कस करेंगे और हम बताएंगे कि इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं। किसी भी कानून जो बनता है कि उसको हम कैसे समझ सकते हैं, क्या इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का बनाने का अधिकार है या नहीं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट्स को बनाने का अधिकार है कि नहीं, कौन किसको कितना अधिकार दे रहा है संविधान हमारा। इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कृषि कानून से संबंधित। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कृषि कानून में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इन स्टेट गवर्नमेंट्स के अधिकार को इन्फ्रिंज करती है, या फिर करने का मतलब उसके उसके उसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स को लग रहा है कि उनके एरिया में वो चीज बनाया गया है जो उनके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट्स। तो हम स्पेशली 2 3 4 पॉइंट मैंने रखा है जो आपको बता रहा हूँ कि किस पॉइंट पे से ये जो कॉन्ट्राडिक्टिंग हो रही है। सबसे पहले है कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स। हम लोग ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो किसके एरिया में आती है, स्टेट गवर्नमेंट्स के एरिया में है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अधिकार क्षेत्र में है, उससे रिलेटेड कानून बनाने का। दूसरा, जो परचेज एंड सेल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होती है उसके परचेज और सेल को लेकर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास है, या फिर उसको लेकर क्या किसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, ये भी जानेंगे। तीसरा, एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित या कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित वो कानून बना सके। और चौथी पॉइंट है एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको लेकर जो नए कानून आए हैं उसमें भी एग्रीकल्चर लैंड को लेकर बातें कही गई है। तो क्या उस वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स को वो क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट्स को अधिकार है कि उस क्षेत्र में वो कानून बना सके। तो इससे रिलेटेड हम एक एक करके चारों रोज से संबंधित जानेंगे। इस चारों पॉइंट को जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें 7th शेड्यूल में ये चीज दिया गया है कि किस क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, किस क्षेत्र में स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और किस क्षेत्र में दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है, केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है। तो इसको लेकर 7th शेड्यूल में ये तीनों लिस्ट दी हुई है। एक सेंट्रल लिस्ट के नाम से जाना जाता है या फिर यूनियन लिस्ट जिसको कहते हैं, वो लिस्टिंग कर दिया गया है। सारे अधिकार क्षेत्र को, सारे एरिया को लिस्टिंग करके दिया गया है कि कौन सा एरिया किस गवर्नमेंट के अंदर में आता है और उसके अंदर वो कानून बना सकता है। दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट है जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों भी कानून बना सकते हैं, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में यदि स्टेट गवर्नमेंट्स ने कानून पहले से बना रखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में कोई कानून बनाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के कानून को सेंट्रल गवर्नमेंट्स द्वारा बनाए गए कानून ओवर रूल कर जाएगा। यानी कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून स्टेट लेजिस्लेचर के कानून को ओवर रूल कर जाएगा जो क्षेत्र कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है। और स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स का स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा और सेंट्रल लिस्ट में जो दिया हुआ है वो पार्लियामेंट बनाएगी उस पर कानून। अब हम ये देखते हैं कि वन बाय वन देखेंगे कि कौन सा सेक्टर किस में आता है और किस पे बनाने का अधिकार है कि नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट्स को। इन चारों में से किस किस सेक्टर पे सेंट्रल गवर्नमेंट्स बना सकती है और किस किस सेक्टर पे नहीं बना सकती है। दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
मैं सिंपल वर्ड्स में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के बीच हर लीगल जो कॉन्ट्रैक्टिंग पॉइंट है या फिर जो लीगल जो भी कन्फ्यूजन्स होते हैं लोगों को मैं वो दूर करने की कोशिश करता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा फॉलो भी कर ले, सब्सक्राइब भी कर ले मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ा लगे कि हाँ मुझे बनाना चाहिए और इस पे काम आगे करना चाहिए। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। क्या एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर वर्ड, एग्रीकल्चर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अधिकार क्षेत्र में आता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में? तो मैं इसके लिए रेफरेंस देता हूं आपको कि स्टेट लिस्ट निकालिएगा, सेंट्रल शेड्यूल 7 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल 7 निकालिएगा, वहां स्टेट लिस्ट का नंबर मैं आपको बता दे रहा हूं कि 14 नंबर, स्टेट लिस्ट में 14 नंबर जाइएगा, वहां पे एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर कॉमा लिए दिया हुआ है, फिर आगे लिखा हो इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, फिर कॉमा करके, यानी कि एग्रीकल्चर के बाद कॉमा दिया हुआ, यानी कि एग्रीकल्चर जो है ना, ये वर्ड एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कानून बनाना होगा वो स्टेट लिस्ट में आता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का क्षेत्र है, यानी कि कृषि से संबंधित कानून बनाना होगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स को वो अधिकार है कि स्टेट गवर्नमेंट वो बना सकती है। चूंकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट के अंदर दिया हुआ है, इसलिए उस पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स का अधिकार है कि वो उससे संबंधित कानून बना सकती है। हालांकि स्टेट लिस्ट में भी दिए गए कानून को सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट बना सकती है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिमम 15 स्टेट्स का कंसेंट चाहिए, तभी वो कानून इंप्लीमेंट हो सकता है। वो 15 स्टेट कोई भी हो सकता है। यदि 15 स्टेट लेजिस्लेचर ने कंसेंट दे दिया उस कानून को जो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के क्षेत्र में बनाया है, तो वो आपको पूरे देश में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसके बाद हम आते हैं परचेज एंड सेल को लेकर, यानी कि हम लोगों ने समझ लिया एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित कानून बनाने का अधिकार स्टेट लिस्ट को है। चलिए आगे आते हैं परचेज एंड सेल को लेकर। परचेज एंड सेल पे जो टैक्सेस लगाए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा अभी तक कई स्टेट गवर्नमेंट्स परचेज और सेल पे टैक्स लगाती है। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसे बेचने पे भी टैक्स है कई स्टेट में, और खरीदने वाले जो खरीदते हैं उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। पंजाब एंड हरियाणा में सबसे ज्यादा टैक्सेस इससे वसूले जाते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स, पंजाब एंड हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट्स का सबसे बड़ा रेवेन्यू यहीं से आता है। तो उन लोगों के लिए भी ये एक प्रॉब्लम हो गई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया, उसमें कहा, नया लॉ बनाया, उसमें वो ये कहा कि हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, आप आराम से बेच सकते हैं, किसी को भी, प्राइवेट पर्सन किसी को भी बेचिए, और कोई भी पर्सन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदे, किसान से डायरेक्ट खरीदे, किसी से भी खरीदे, हम कहीं भी टैक्स नहीं लेंगे, ना इंटरस्टेट ना इंट्रास्टेट टैक्स की सारी खत्म कर दी गई, कोई टैक्स नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे टैक्स था वो स्टेट का दायरा है। ये मैं आपको एक और रेफरेंस दूंगा कि स्टेट लिस्ट का 46 नंबर आप देखिएगा, उसमें टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम दिया हुआ है। तो वहीं पे बात आती है कि टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, हालांकि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लेना एक मतलब इनकम टैक्स का जो डायरेक्ट टैक्स है उसके दायरे में भी आता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट करें तो एग्रीकल्चरल पे जैसा कि अभी तक चल रहा है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के सेल और परचेज से भी जो इनकम आता है उसको हम इंटरप्रेट कर सके इस सेक्टर के अंदर ला सकते हैं, इस लिस्ट के अंदर ला सकते हैं, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर। और उससे ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स का रेवेन्यू था, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की वजह से वो रेवेन्यू आना बंद हो जा रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट का मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे अधिकार क्षेत्र में घुस के उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, क्योंकि टैक्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे या एग्रीकल्चरल इनकम पे लेना हमारा राइट है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स का ये राइट है। तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कानून बना सकती है, उसे कैसे वो खत्म कर सकती है, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्टिंग है। तीसरा पॉइंट आता है एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बनाना कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, यानी कि इस पे स्टेट और सेंट्रल दोनों ही लॉ बना सकती है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कोई कॉन्ट्राडिक्टिंग है नहीं एक्चुअल में। जो विरोध भी हो रहे हैं किसानों का या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनका विरोध किया है, इनके लॉ का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर विरोध नहीं है। एक तो एमएसपी का मुद्दा है, तो वो मैंने पिछले लेक्चर में बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पे जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हम ये समझ रहे हैं तो वहां पे इसको लेकर कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है। वही है कि जो टैक्सेस है सबसे बड़ा, और एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है उसको लेकर कुछ स्टेट का ये है कि ये मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट नहीं है कि वो बना सके इस पे लॉ एग्रीकल्चर पे। डायरेक्ट एग्रीकल्चर से संबंधित अन्य क्षेत्रों पे बनाने का अधिकार है, जैसा कि पहले भी रहा है।
लेकिन मिनिमम एमएसपी का जो है वो सिद्धांत सेंट्रल गवर्नमेंट से, इनकी पार्लियामेंट से ही बना हुआ है वो लॉ, तो इससे रिलेटेड। लेकिन डायरेक्ट एग्रीकल्चर पे जैसे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लागू करके, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से यूज करती है कि कौन सा प्रोडक्ट का कितना स्टॉक होना है, नहीं होना है, कौन सा एसेंशियल है, कौन सा नॉन एसेंशियल है। तो वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पे कोई बहस नहीं है, उनको लेकर के किसी भी स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई एतराज नहीं है। बाकी के जो 2 एक्ट है उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जिसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स का मानना है, कई स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और कई ने तो सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच भी कर लिया है। तो एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो दरअसल आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, तो उसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बनाए। तीसरा आता है एग्रीकल्चरल प्लॉट, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड जो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लॉ में मेंशन करा है कि उस प्लॉट पे कोई मतलब फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता है कोई भी। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा आपने किसी कंपनी के साथ, कोई कंपनी आपके खेत पे आके के घर ने बना सकता है, ऑफिस से बना सकता है, इन सब तरीके का, मतलब वो आपके खेत को कब्जा नहीं कर सकते यदि आप पैसा नहीं दिए या फिर कुछ भी। तो इन सब से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल प्लॉट से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं आता है, ये आता है स्टेट गवर्नमेंट्स के दायरे में। और इस पे स्टेट गवर्नमेंट्स का राइट है कि वो, देखिए मैं कंकरेंट लिस्ट का, लिस्ट नंबर 6 का मैं एक आपको रेफरेंस देता हूं। वहां पे लिखा हुआ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करने का राइट कंकरेंट लिस्ट में दिया गया है स्टेट और सेंट्रल दोनों को, लेकिन यहाँ पे साफ मेंशन करा गया है कि अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि जो एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड वही फिर बात होगी, जो कानून बनेगा वो आ जाएगा स्टेट लिस्ट में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स के अधिकार क्षेत्र में है वो। लेकिन भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये साफ कहा है कि हम ऐसा, मतलब उन्होंने लॉ में ही कर दिया है कि वो नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने मेंशन करा तो है ना उसको, तो लेकिन आप मेंशन भी तो नहीं कर सकते क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र की बात ही नहीं है वो, तो आप उस पर कानून कैसे बना सकते हैं। तो कुछ सवाल है जिसकी क्लेरिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन के लिए हालांकि कई स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच कर चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इन चीज को लेकर जो आर्गुमेंट होगी उसके बाद निष्कर्ष निकल ही जाएगा कि कौन सा किसका अधिकार क्षेत्र है और किस पे कौन बना सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में मेंशन होता है, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन के बाद पता चलता है कि कुछ उसका और ही मतलब आ रहा है, और इंटरप्रिटेशन के बाद कुछ चीजें बदल भी जाती है। तो हम लोग वेट करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आएगा इस पे और वो क्या फैसला देती है। लेकिन फिलहाल जो कंफ्यूजन था इस चीज को लेकर के, इसको ये स्टेट गवर्नमेंट्स बोल रहे थे, हालांकि बिहार में अभी चुनाव है तो बिहार सरकार में, मतलब बिहार के कई राजनीतिक पार्टियों ने भी ये कह दिया है कि हम सत्ता में आएंगे तो जो भारत सरकार द्वारा कानून बनाया गया है किसान संबंधित, हम उसको लागू नहीं होने देंगे, हम उसको मतलब रोक देंगे बिहार में लागू होने से। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? तो कुछ कुछ चीजें हैं उसके अंदर, उस कानून के अंदर, जिस चीज को वो चाहे तो रोक सकते हैं अपने स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू। लेकिन इसी चीज के इंटरप्रिटेशन और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कई स्टेट कर चुकी है। तो अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता, इस पे फैसला नहीं आ जाता, तब तक हमें वेट करना होगा इस फाइनल कंक्लूजन का कि क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए जो इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जितना दिया हुआ है क्लियरली, उसके अकॉर्डिंग तो हमें नहीं लगता है कि हर चीज पे नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट जो चाहे तो उस चीज को अल्टर कर सकती है, बदल सकती है। लेकिन मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। जो एमएसपी का प्रोविजन था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से, यानी कि नीतीश सरकार ने 2006 में इस चीज को बिहार में लागू होने से खत्म कर दिया, यानी कि बिहार में खत्म कर दिया था। और बिहार में एमएसपी का रूल अभी नहीं है, हमारे यहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस नहीं मिल रही है बिहार में, तो इसको खत्म कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है कि जो ये कानून आया है उस पर भी कुछ चीजों पे मतलब चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट्स बदल सकता है कुछ चीजों को। और यदि हम इसको, इस एरिया को थोड़ा वाइड करें और एग्रीकल्चर वर्ड, जो एग्रीकल्चर वर्ड हमारा मेंशन है स्टेट लिस्ट में, यदि इस पूरे तीनों लॉ को स्टेट लिस्ट के दायरे में ले आए, यानी कि एग्रीकल्चर वर्ड के दायरे में आ जाता है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट सबको रोक सकती है, पूरे कानून को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट होने से। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना यह है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस चीज का तो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि हम आप लोगों को कुछ क्लैरिफिकेशन दे पाए होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। थैंक यू।